जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग 10th क्लास फिजिक्स जो मेरा चैप्टर 1 चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन, इसी के पार्ट 4 को देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 जो हमारा चल रहा है उसका हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को कर लिए हैं और आज के इस क्लास में हम लोग पार्ट 4 को देखेंगे। ठीक है बुआ, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलिए बुआ, तो आगे चलते हैं और इस पार्ट 4 जो है मेरा आज के वीडियो का जो पार्ट 4 है हमारा, इसमें पहला टॉपिक है वो पार्श्व बी परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन कहिए या पार्श्व बी परिवर्तन कहिए। ठीक है बुआ, पार्श्व बी परिवर्तन क्या होता है? ठीक है, तो देखिए आप बोलिएगा वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदर अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। क्या बोलिएगा? वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदर अक्ष के परितः। उदर अक्ष क्या होता है? उदर अक्ष क्या होता है? जैसे यहाँ जो इस तरह का जो सीधा लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज अक्ष। और यह जो खड़ा लाइन होता है इसी को उदर कहते हैं। इसी क्या कर रहा है? वह घटना जिससे कहा किसी वस्तु का उदर अक्ष के परितः, इसके परितः 180 डिग्री क्या हो जाएगा? वह घूम के कोण पर घूम जाता है। ठीक है, फलस्वरूप प्रतिबिंब का दायां भाग जब वह 180 डिग्री घूमेगा तो प्रतिबिंब का दायां भाग बाएं भाग में एवं बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में दिखता है, पार्श्व बी परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, पार्श्व बी परिवर्तन में क्या होता है? अगर हम दर्पण के सामने जाते हैं, दर्पण के सामने आप जाकर देखिएगा, अगर आप अपने दाहिना हाथ को उठाइएगा तो उस दर्पण में आपको बायां हाथ उठा हुआ दिखेगा। ठीक है, अगर आप बायां हाथ को उठाते हैं तो उस दर्पण में आपका दायां हाथ उठता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पार्श्व बी परिवर्तन या पार्श्व परिवर्तन। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से समझाया गया। यह 180 डिग्री घूर्णन के समान है, यानी 180 डिग्री घूम जाता है। जैसे देखिए बच्चा का दायां हाथ है, दर्पण के सामने खड़ा है, तो उस दर्पण में उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि जो दायां हाथ है आप उठाइएगा दर्पण के सामने तो इसमें आपको बायां हाथ उठा हुआ दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, बायां हाथ अगर उठाते हैं तो आपको दायां हाथ दिखाई देगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? देखिए यह दायां हाथ है, ये बायां हाथ है। अब दायां हाथ देखिए कहाँ दिख रहा है? बाएं हाथ में, और बाएं हाथ कहाँ दिख रहा है? दाएं हाथ में दिखाई देगा। ठीक है, बात समझ में आया? आइए इधर देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने पर वस्तु का दायां भाग बाएं और बाएं भाग दायां दिखाई देता है। ठीक है, इसी को हम लोग पार्श्व बी परिवर्तन चाहे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यह घटना उदर अक्ष के परितः 180 डिग्री कोण के समान होती है। यह घटना जो है उदर अक्ष के परितः 180 डिग्री पर क्या होती है? घूम जाती है। यानी कहने का मतलब दायां भाग बायां भाग में और बायां भाग दाएं भाग में दिखाई देने वाला होता है। यानी कहने का मतलब बायां साइड का वस्तु दाएं साइड में दिखेगा और दाएं साइड का वस्तु बाएं साइड में दिखेगा। और ऊपर और नीचे का भाग नहीं बदलता, और पार्श्व बी परिवर्तन में ऊपर और नीचे का भाग नहीं बदलेगा। अगर हम दर्पण के पास जाते हैं तो हमारा सर ऊपर है तो दर्पण में ऊपर ही दिखेगा, ये न कि नीचे दिखेगा। ठीक है, ऊपर और नीचे का भाग नहीं बदलता, केवल दाएं और बाएं भाग का परिवर्तन होता है। पार्श्व बी परिवर्तन में क्या होता है? सिर्फ दाएं और बाएं में परिवर्तन होता है। दाएं भाग बाएं भाग में, बाएं भाग दाएं भाग में दिखता है। इसे ही पार्श्व बी परिवर्तन कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? पार्श्व बी परिवर्तन। का अच्छा से डिफिनेशन देना होगा तो आप इस डिफिनेशन को याद कर लीजिएगा कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदर अक्ष के परितः 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है, फलस्वरूप प्रतिबिंब का दायां भाग बाएं भाग में एवं बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में दिखता है, पार्श्व बी परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जैसे परिभाषा यही है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब में वस्तु के दाएं और बाएं भाग का आपस में बदल जाना पार्श्व बी परिवर्तन कहलाता है। आप इसको भी याद कर सकते हैं। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब में वस्तु के दाएं और बाएं भाग का आपस में बदल जाना पार्श्व बी परिवर्तन कहलाता है। देखिए उदाहरण को, एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा जाता है ताकि दर्पण में सीधा दिखाई दे। गाड़ी पर एम्बुलेंस वर्ड देखे होंगे आप लोग, उल्टा लिखा होता है। क्यों उल्टा लिखा होता है? ताकि वो दर्पण में सीधा दिखाई दे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए वो इसको आगे बढ़ाते हैं। पार्श्व बी परिवर्तन समतल दर्पण के प्रतिबिंब का एक महत्वपूर्ण गुण है।
पार्श्व भी परिवर्तन समतल दर्पण का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है, जिसमें केवल दाएं और बाएं भाग में परिवर्तन होता है, सिर्फ दाएं और बाएं भाग में परिवर्तन होता है, ऊपर नीचे में नहीं होता है। चलिए अब आगे आ जाते हैं भैया। अगला टॉपिक हमारा दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषा है। तो ध्रुव है, तो आइए एक दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषा है। आप दर्पण अवतल बना लीजिए या उत्तल बना लीजिए, तो जगह तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक छोटा सा हम एक अवतल दर्पण बना के हम आपको समझा देते हैं। या गोलीय दर्पण बनाइए, चलिए गोलीय दर्पण बना लेते हैं। तो एक भाग हम बाहर करेंगे, तो एक अंदर करने देते हैं बुआ। ठीक है, बात समझिए। यह आपका केंद्र है, यहाँ से जहाँ लाइन काटते हैं और बीच में से काटते हैं तो दो पार्ट में बदलेगा बुआ। तो आइए हम सिर्फ अवतल दर्पण में ही समझा देते हैं। एक पार्ट ले लेते हैं उधर वाला। चलिए अब देखिए, यह आपका ध्रुव है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले ध्रुव को परिभाषित किया गया है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये गोलीय दर्पण है, यह आपका ध्रुव हो जाएगा, यह भी आपका ध्रुव हो जाएगा। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। तो यह आपका जैसे गोलीय दर्पण का दो पार्ट, एक अवतल एक उत्तल। अवतल में अब देखिए, तो यह जो दर्पण यहाँ से यहाँ तक है, इसका बीच वाला भाग तो यही है, इसी को हम क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। तो बोलिए गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। यह आपका ध्रुव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यह आपका केंद्र होगा, यहाँ पर या सी होगा, इसी को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। और अगर एक भाग लिए हैं तो इसका केंद्र यहाँ पर हो जाएगा, तो यह क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है, समझ में आ गया? ये अवतल में हुआ। उत्तल भी बना दे क्या? उत्तल में इस तरह से आपका बनेगा। ठीक है, तो यह आपका ध्रुव हो जाएगा बुआ। यह आपका यहाँ वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, यह वक्रता केंद्र हो गया इसका। समझ में आया बात? तो गोले दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र किससे सूचित किया जाता है बुआ? सी से। ठीक है, आइए आगे। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो देखिए, तो यह आपका वक्रता केंद्र हो गया, यह आपका ध्रुव है। इसके बीच की दूरी के यही क्या है? जैसे यह आपका ध्रुव हो गया, यह वक्रता, इसी को हम क्या कहेंगे? बोलिए। अवतल दर्पण में आते हैं तो यह वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। उत्तल में आइएगा तो उत्तल में यह हो जाएगा। उत्तल में क्या हो जाएगा? यह आपका क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या आपका मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या किससे सूचित करते हैं? आर से, बड़का आर से। अब ये मुख्य अक्ष क्या होता है? तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाली रेखा, दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको प्रधान अक्ष भी कहते हैं। तो यह जो आपका ये जो लाइन है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। क्या कह रहा है? दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र तो यह है बुआ, और ध्रुव के मिलाने वाली, अब इससे मिल जाएगा। तो यह जो लंबा रेखा जो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक है, फोकस क्या होता है? तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित बिंदु को, दर्पण का ध्रुव कहाँ है? यह है, ये वक्रता केंद्र, इसके बीच में एक बिंदु आएगा, फोकस। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित बिंदु को फोकस कहते हैं। ये आपका ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र के बीच में जो एक बिंदु स्थित है, इसी को हम क्या कहेंगे? फोकस कहते हैं। फोकस को एफ से सूचित करते हैं। फोकस को बड़का एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, आइए एक टॉपिक और है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है बुआ? तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ, इसको छोटका एफ से कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा बुआ? क्या कर दीजिएगा बोलिए? बड़ा एफ से फोकस को सूचित किया जाता है। यहाँ पर फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी को छोटा एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहाँ गया? हट गया। चलिए बना देते हैं फिर से, कोई टेंशन मत लीजिए। चलिए, जैसे यह अवतल दर्पण है, चलिए यह आपका ध्रुव हो गया, यहाँ फोकस था, यहाँ वक्रता केंद्र था। ठीक है, अब आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? चलिए, क्या आपको कह रहा है कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, यह ध्रुव है, यहाँ आया क्या? फोकस है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ठीक है, तो पूछे फोकस दूरी किसे कहते हैं? ध्रुव से लेकर ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, छोटा एफ से, फोकस दूरी को छोटा एफ से, फोकस को बड़ा एफ से। चलिए
चलिए बुआ अब आगे आ जाते हैं। अगला टॉपिक है बुआ अवतल दर्पण का फोकस। अब अवतल दर्पण का फोकस को हमको परिभाषित करना होगा। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन 2 नंबर में आता है कि अवतल दर्पण के फोकस को परिभाषित करें। तो देखिए यहाँ पर चित्र हम पहले से बनाए हैं ऑलरेडी। यह आपका क्या है, अवतल दर्पण है, और यहाँ आपका फोकस है बुआ, यहाँ आपका क्या हुआ, फोकस है। तो आइए इसको परिभाषित करते हैं, कैसे परिभाषा देंगे इसका। तो बोलिए किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। यहाँ तो आपका बुआ जो है लाइन है, यहाँ क्या है, आपका मुख्य अक्ष है। तो इसी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है, ठीक है, वही बात कर रहा है। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। तो यह मेरा मुख्य अक्ष हुआ, इसके समांतर एक किरण आ रही है, जैसे यहाँ आ रही है, यह टकराई, अब इसका क्या होगा, परावर्तन होगा, तो ये कहाँ आके मिलेगा, यहाँ पे आके मिलेगा। अब जैसे ये भी समांतर जा रही है किरण मुख्य अक्ष के, अब यहाँ टकरा के यहाँ मिल रही है, जिस बिंदु पर यह मिलेगी उसी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए, अब यहाँ से देखिए बुआ, अब यहाँ मान लीजिए कि मुख्य अक्ष से समांतर किरणें जा रही है, अब यहाँ टकरा के कहा, यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, यह भी जा रही है मुख्य अक्ष से समांतर, टकरा के यहाँ पर मिलेगी। तो जहां पर मिलेगी उसी बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो कोई पूछेगा आपसे कि अवतल दर्पण के फोकस को परिभाषित करें या अवतल दर्पण के फोकस का परिभाषा देते हैं, आप क्या बोलिएगा कि किसी अवतल दर्पण का फोकस, कोई भी अवतल दर्पण हो, काम तो सबके एक ही है, सब तो सेम चीज है, आकार छोटा बड़ा हो सकता है। तो बोलिए किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष से समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। क्लियर, समझ में आ गया। अवतल दर्पण का फोकस क्या हुआ, तो अवतल दर्पण का फोकस क्या बोलिएगा, तो किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। तो यहाँ पर मिल रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे बुआ, क्या कहेंगे, अवतल दर्पण का फोकस कहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, फोकस का प्रतीक बड़का एफ होता है, फोकस को हम लोग बड़का एफ से सूचित करते हैं, लेकिन फोकस दूरी कहेगा तो छोटका एफ से। आई स्थिति ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, और जो फोकस होता है वो कहाँ स्थित होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में जो बिंदु आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, बोलिए फोकस कहेंगे। फोकस दूरी छोटका एफ, ध्रुव और फोकस तक की दूरी। अब देखिए बुआ, यह ध्रुव हो गया, यह फोकस होगा, यहाँ से अगर यहाँ तक के बीच की दूरी निकालिएगा तो इसी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। विशेषता, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है। और अवतल दर्पण में क्या विशेषता है कि जब मुख्य अक्ष से समांतर कोई किरण गुजरेगा तो अवतल दर्पण से जैसे टकराएगा, टकरा के जब वो किरण का परावर्तन होगा तो वह आके फोकस पर मिलेगा, ठीक है बुआ। चलिए एक लाइन में याद रखें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है, ठीक है। अब यह महत्व सूत्र, फोकस दूरी का सूत्र होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2, यानी F बराबर R/2। यह जो सूत्र होता है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में दोनों के लिए सत्य होता है कि जो अवतल दर्पण का फोकस हो चाहे उत्तल दर्पण का, सॉरी फोकस दूरी हो, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, ठीक है। इधर फोकस दूरी की बात है, हम लोग फोकस बात कर रहे हैं। चलिए हटाइए, तो F बराबर R/2 इसका फॉर्मूला होता है, ये फोकस दूरी का है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का फोकस को हम लोग परिभाषित किए, अब आ जाते हैं हम लोग उत्तल दर्पण को फोकस को परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बोलिएगा किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ देखिए उत्तल दर्पण का फोकस यहाँ पर मुख्य अक्ष पर स्थित है कि नहीं यहाँ पर, ठीक है। क्या कर रहा है, किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष है ना, ये पूरा क्या है बुआ, बोलिए, यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है कि नहीं, बोलिए मुख्य अक्ष है, ठीक है। चलिए तो किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए मुख्य अक्ष समांतर यही किरण है, अब ये तो जा रहा है, अब तो यहाँ टकराएगा तो परावर्तन होगा, या कौन दर्पण है वो, उत्तल दर्पण है, और इसका ये वाला भाग क्या हुआ है, पेंट किया हुआ है। जब पेंट किया है तो प्रकाश के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो फिर यह टकरा कर इधर लौट जाएगा। तो जब लौट जाएगा तो हमको क्या लगेगा, हमको आती हुई प्रतीत होगा कि यह जो किरण है कहाँ से आती हुई, यानी कि फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी देखिए, जैसे यह किरण जो है टकरा के इधर लौटेगा, तो यह किरण जो है कहां से आती हुई प्रतीत होगा, फोकस से। अब जैसे यही किरण है टकरा के इधर लौटेगा, लेकिन हमको लगेगा कि यह किरण कहां से आ रही है, फोकस से, ठीक है। तो आप इसी बात को बोलिएगा, किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई क्या होती है बुआ, प्रतीत होती है, ठीक है। बहुत हल्ला कर रहा है, नहीं सबका पिटाई करेंगे, जाओ सब घर पर, जाओ घरे।
चल जाइए घर पे सब लोग। चलिए आगे देखते हैं। फोकस का प्रतीक एफ होता है। फोकस का मतलब प्रतीक एफ होता है, यानी फोकस को हम लोग बड़ा एफ से सूचित करते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के पीछे जो होता है वह क्या होता है? फोकस होता है। फोकस दूरी के छोटे एफ से और ध्रुव को पी से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। विशेषता मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए जब यह किरण गया टकरा के, इसका परावर्तन जब हुआ तो यह किरण कहां से आती हुई प्रतीत हो रहा हुआ? आपको लगेगा कि यह एफ से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। एक लाइन में याद रखिए, मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में क्या होता है? मुख्य अक्ष से समांतर जो किरणें होता है दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस का आकर मिलता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? मुख्य अक्ष से समांतर किरणें होता है दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए बुआ, आज का क्लास काफी छोटा था तो आज इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है बुआ, चलिए तो अगले क्लास में हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।